कभी कभार हम अपने मोहल्ले में तो हरक्यूलिस होते हैं, लेकिन जरा बाहर निकले तो पता चलता है कि हम कहां खड़े हैं। और इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रमों में आने से हमें भी भीतर से एक चैलेंज स्वीकार करने का मन बनता है कि एक ही चीज अलग दृष्टिकोण से कितनी काम में आती है। वही टेक्नोलॉजी, वही काम, वह अलग रूप में किस प्रकार से काम है। और मैं मानता हूं इस विषय में भारत के लोगों की बड़ी एक्सपर्टाइज है। वो बड़ी आसानी से इन चीजों को, अब आप देखिए हमारे यहाँ माताएं बहनें खाना पकाने में कितना बढ़िया प्रयोग करती हैं। अब वो घर में भले उसका भारतीयकरण कर दिया होगा, लेकिन चाइनीज डिश भी बनाती होगी और पिज़्ज़ा भी बनाती होगी और मैक्सिकन डिश भी बनाती होगी। तो हमारे लोगों की एक विशेषता है चीज़ों को अपने ढंग से ढालने की। हमारे 20, 22, 24 साल के नौजवान कंप्यूटर पर उंगलियां घुमाते घुमाते दुनिया को हिंदुस्तान की पहचान करा दी। विश्व को भारत का लोहा मानना पड़ा। आईटी रिवॉल्यूशन ने हमारे देश के नौजवानों की ताकत से दुनिया को अचंभित कर दिया। दुनिया को आश्चर्य हुआ। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट क्लिंटन हिंदुस्तान आए थे तो उनकी आइटिनरी में राजस्थान के गांव गए थे और घूंघट ओढ़ करके बैठी हुई महिलाएं कंप्यूटर अपने कोऑपरेटिव का काम कर रही थी। वो देखकर को परेशान हो गए। उनको आश्चर्य हुआ। और तब जाकर के वहीं का चुना हुआ एक पंच ने उनको पूछा। अब वो बेचारा अपनी भाषा में बोल रहा था और वो लुढ़क करके सिक्योरिटी को इधर उधर करके उसके पास तो था कोई, वो पंच का मेंबर था, पंचायत का सदस्य था और दलित समाज से था। वो लुढ़क करके प्रेसिडेंट क्लिंटन के पास पहुंच गया। उस दिन जिन्होंने लाइव टेलीकास्ट देखा होगा उन्होंने देखा होगा, वो लुढ़क के उनके पास पहुंच गया। तो गांव वालों को सबको लगने लगा कि ये यार क्या आदमी है, उधर उसको क्या बात करेगा, उससे उसको कुछ बोलना तो आता नहीं है। किसी को लगा नहीं शायद वो वीजा मांगेगा। किसी को लगा नहीं यार अपने बेटे के लिए नौकरी मांगेगा। और ताज्जुब की बात है वो अनपढ़ इंसान, दलित परिवार का बेटा जो कि इस गांव की पंचायत का सदस्य था, वो क्लिंटन से हाइट में भी बहुत छोटा था, यूं देखता था उसे और आंख में आंख मिलाकर के उसने पूछा था कि क्या आप आज भी हिंदुस्तान को पिछड़ा मानते हैं क्या? ये पूछा था उसने। और क्लिंटन ने जवाब दिया था कि नहीं, मैं दुनिया में जहां जाऊंगा मैं हिंदुस्तान की शक्ति के विषय में। और आपको देखिए उन्होंने फिर हर बार जहां गए इस बात का उल्लेख किया और लोगों को कहा कि भारत के विषय में आप सोचते हैं, उस आपकी सोच बदलिए। वो बोल रहे थे मेरे दिमाग में बहुत साफ है कि हमें बैलेंस ग्रोथ करना पड़ेगा। भारत एक ऐसा देश है कि और इतना बड़ा विशाल देश है कि यहाँ की कोई चीज वहां स्केल अप वो हिसाब बैठता ही नहीं। जब मैं यहाँ किसी को कहता हूं कि मुझे 2022 के तक 50 मिलियन अफोर्डेबल हाउसेज बनाने हैं तो उनके दिमाग में बैठता ही नहीं। उनको लगता है एक पूरा नया देश बनाना पड़ेगा। 50 मिलियन हाउसेज एक नया देश बनाना पड़ेगा, तो स्केल उनके दिमाग में बैठता ही नहीं है। लेकिन हमें मालूम है हमारी इतनी बड़ी आवश्यकता है और हम अच्छी तरह जानते हैं कि कोई किसान बेचारा आम बेचता है तो इनकम कम होती है,
लेकिन आम में से अगर अचार बना देता है तो अचार के पैसे ज्यादा मिलते हैं। अचार भी अगर बढ़िया सा बोतल में पैक करे तो और ज्यादा पैसे मिलते हैं। और अचार पैक किया हुआ अचार भी कोई नटी लेकर के खड़ी हो जाए तो और ज्यादा पैसा मिलता है। एक्ट्रेस, नटी है ना एक्ट्रेस, वो खड़ी हो जाए तो और ज्यादा पैसे मिलते हैं कि भाई ये एडवर्टाइजिंग हो रहा है, ये अगर खाती है तो हम भी खाएं। वो खाती है कि नहीं खाती पता नहीं लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे एग्रो प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन, क्या साल में 5 बिन भारतीय नॉन इंडियंस ऐसे फैमिली को हिंदुस्तान देखने के लिए आप प्रेरित नहीं कर सकते क्या? यहां छोटा सा काम है, उनको समझाओ भाई हमारा देश देखने जैसा है, चलो निकल पड़ो। हमारे जर्मनी में मान लीजिए 1 लाख लोग रहते हैं, मान लीजिए 50,000 परिवार रहते हैं। अगर हर वर्ष 5 परिवार को वो धक्का लगा दे, हिंदुस्तान के टूरिज्म का कितना आगे बढ़ेगा? फिर मुझे इनक्रेडिबल इंडिया का एडवर्टाइजिंग का खर्चा करना पड़ेगा क्या? आपसे बढ़कर के इनक्रेडिबल इंडिया की पहचान क्या हो सकती है? मुझे बताइए। आप ही तो हैं इनक्रेडिबल इंडिया। जब आंदोलन होते हैं ना, एजिटेशन, तो टीयर गैस सेल छोड़ा जाता है। वो टीयर गैस सेल बाहर से आता है मैं घर में बैठ करके बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि हमारे पास ताकत नहीं है जी। अब आता ही है तो कौन मेहनत करे? इस मिजाज को मुझे बदलना है। हम खुद क्यों न बनाए? अब लोगों को लगता होगा कि मोदी जर्मनी गए तो क्या करते होंगे। मुझे मालूम नहीं है दुनिया के लोग मेरे से क्या अपेक्षा करते हैं। हिंदुस्तान में हमारे मीडिया वालों की अपेक्षा अलग रहती है पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के लिए चिंता करती है। आप भी यहां बैठे होंगे तो इस बात करने का बड़ा मजा आता होगा। तो मैं आज खास आपका क्लास लेना चाहता हूं ताकि आप दुनिया को समझा सको कि हम कौन लोग हैं। पता नहीं सारी दुनिया क्लाइमेट के संबंध में हमें गालियां देती रहती है। बर्बाद करने वाले लोग हमारा जवाब मांग रहे जी। अगर प्रकृति की सबसे ज्यादा सेवा किसी ने की है तो भारतीय समाज ने की है। हम दुनिया से लेने वाले लोग नहीं हैं। हम तेन तकते न भूंजी था, इन आदर्शों से पैदा हुए हैं। ईट ड्रिंक एंड री मैरी, इस परंपरा हमारी नहीं है। हमारी परंपरा है तेन तकते न भूंजी था। तेन तकते न भूंजी था जो परंपरा से हम निकले हुए लोग हैं। हम दुनिया को देने के लिए पैदा हुए। हमारी हजारों साल का इतिहास रहा है। इस विश्वास के साथ भारत एक नई ऊंचाइयों को पार करे। और मैं मानता हूं जर्मनी एक ऐसा देश है जिसने भारत को सही स्वरूप में विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अविरत प्रयास किया है। और इसके लिए हमें जर्मनी का ऋण स्वीकार करना चाहिए, उनका पब्लिकली थैंक्स कहना चाहिए। मैक्स मुलर से लेकर के कितने ही महापुरुष देखिए। एक जमाना था यहां पर रेडियो न्यूज संस्कृत में हुआ करते थे, जबकि भारत में नहीं होते थे, क्योंकि वहां पता नहीं वो सेकुलरिज्म का ऐसा तूफान खड़ा हुआ है कि उनको संस्कृत सुनने में भी सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता था।
भारत का सेक्युलरिज्म इतना कच्चा नहीं है कि कोई भाषा के कारण वो हिल जाए। गहरी चट्टानों पर खड़ा हुआ हमारा सर्वपंथ समभाव का, सर्वे पे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्, इस महान आदर्शों को लेकर के हम चले हुए लोग हैं। वो इसे हिलने वाले लोग नहीं है। हमारा आत्मविश्वास हिला हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें हमें दम होना चाहिए। मैं इसी विश्वास के आधार पर कहता हूं, 125 करोड़ का देश, 1/6 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, हम अच्छा करेंगे, दुनिया का अपने आप अच्छा हो जाएगा।